Hey guys, I welcome you all to this session of GITS Speak Out Munch. I am Rhythm Hewani, final year CSE student of Gitanjali Institute of Technical Studies, उदयपुर। आज के इस सेशन में मैं आपको समझाऊंगा या फिर मैं आपको बताऊंगा या हम साथ में एक्सप्लोर करेंगे कुछ फैसिनेटिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज़, यानी कैसे वो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ जो हम देखते आए हैं कैसे बनी, कैसे ग्रो करी और कैसे हमको अफेक्ट करती है और क्या क्या उसमें फ्यूचर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेस टेक्नोलॉजीज में मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं उन पे रिसर्च वगैरह थोड़ा करता रहता हूँ। उनकी वीडियोस वगैरह देखना, उन पे पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना मुझे काफ़ी सारा पसंद है। तो इन्हीं में से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी स्पेस टेक्नोलॉजीज़ आज हम देखते हैं, आज हमारे पास है, जो हम यूज़ करते हैं, जो सैटेलाइट से लेके कम्युनिकेशन वगैरह में सब चीज़ से रिलेटेड, शुरुआत से ऐसी नहीं थी। 1926 में फर्स्ट टाइम रॉबर्ट एच गर्ड करके एक पर्सन थे यूएसए के, उन्होंने फर्स्ट टाइम लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट्स लॉन्च किए थे, जो कि उस समय इतने सक्सेस नहीं थे, बट आज की तारीख में हमारे स्पेस टेक्नोलॉजीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, क्योंकि रॉकेट्स के बिना हम कोई भी चीज़ स्पेस में अभी तक नहीं भेज सकते हैं और रॉकेट्स इज़ द मेन पार्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजीज। उस समय इतना सक्सेस नहीं हुआ था क्योंकि फर्स्ट ट्राई था, बट उसके बाद से इतने सारे साइंटिस्ट ने जगह जगह पे अलग अलग टाइप के रॉकेट्स पे ट्राई किए एंड ऐसे हमारा रॉकेट्स का जो फेज़ था वो चालू हुआ। बहुत सारे फेल्ड अटैम्प्ट्स भी थे लेकिन रुके नहीं हम प्रैक्टिस करते गए, हम एक्सपेरिमेंट करते गए और फिर हम सक्सेसफुल हो पाए। तो उसके बाद से बहुत सारे रॉकेट्स स्पेस में भेजे जाने लगे। इन्हीं में से 1946 में एक V2 नाम का रॉकेट स्पेस में भेजा गया, जिसने फर्स्ट टाइम स्पेस की फोटोग्राफ्स हम तक पहुंचाई थी। आज तो हम इंटरनेट पे बड़े आराम से स्पेस की फोटोज देख लेते हैं, बट उस टाइम पे इट वॉज अ मेजर अचीवमेंट, स्पेस की फोटोग्राफ फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1957 में सोवियत यूनियन ने एक फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की थी स्पेस के ऑर्बिट में, जो कि ज़्यादा नहीं चली थी, 3 वीक्स तक चली थी, फिर उसकी बैटरी डाई हो गई थी और 2 मंथ्स तक वो हवा में घूमी थी, फिर एटमॉस्फेयर में आके क्रैश हो गई थी वापस। बट वो फर्स्ट सैटेलाइट थी जो कि ह्यूमंस ने आउटर स्पेस में भेजी थी। उसी के कुछ समय बाद ही 1961 में सोवियत यूनियन ने ही यूरी गैगरियन नाम की एक फर्स्ट पर्सन को स्पेस में भेजा था। नाउ दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, पर्सन इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन तब तक जो भी पर्सन स्पेस में जाते थे वो एक कैप्सूल के अंदर या रॉकेट के अंदर ही रहते थे। लेकिन 1965 में फर्स्ट टाइम स्पेस वॉक हुआ। स्पेस वॉक क्या होता है? तो अभी जो आपको दिख रहा होगा ये स्पेस वॉक है, जिसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस सूट पहन के बाहर निकलते हैं, अपने स्पेस शिप से बाहर निकलते हैं, यानी डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द स्पेस। तो यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा एक स्पेस टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं स्पेस सूट, जो कि इन्होंने पहना हुआ है, क्योंकि स्पेस सूट के बिना ह्यूमंस सर्वाइव नहीं कर सकते स्पेस में। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है स्पेस के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा वहाँ पे कोई भी एयर नहीं होती है, यानी नो प्रेशर। इसलिए जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए वो एक्सपेंड करता है। तो अगर ह्यूमन को या किसी भी ऐसी बॉडी को, लिविंग बॉडी को अगर बाहर स्पेस में डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिया जाए तो वो वहीं इंस्टेंटली बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर का। तो जो स्पेस सूट है उसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, उसके अलावा जो भी प्रेशर है वो प्रेशर मेंटेन करना, उसके अलावा टेम्परेचर्स वगैरह भी, क्योंकि बाहर बहुत अजीब से टेम्परेचर्स होते हैं। कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा कोल्ड हो सकते हैं, कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा हॉट हो सकते हैं, तो वहाँ भी टेम्परेचर मेंटेन करना। तो स्पेस सूट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ जिसकी मदद से स्पेस वॉक यानी ह्यूमन का स्पेस के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। तो इसी टाइम में बहुत सारे सैटेलाइट्स एंड लैंड रोवर्स लॉन्च किए गए थे स्पेस में, नॉट ओनली फॉर अर्थ बट ऑल्सो फॉर अदर प्लैनेट्स ऑल्सो। पर इन सब में से एक इम्पॉर्टेंट स्पेस प्रोब जो कि लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था वॉयेजर 1, जो नासा ने 1977 के अंदर लॉन्च किया था स्पेस में, उस पर आपका थोड़ा अटेंशन लेना चाहूँगा। इस स्पेस प्रोब ने 1979 में जुपिटर के पास जाके हमको उसकी फोटोज भेजी थी, जो कि अभी आप पीछे देख सकते हैं। वो फर्स्ट टाइम हमने देखा था कि जुपिटर वगैरह कैसे दिखते हैं, और उसी के कुछ टाइम बाद 20 मंथ्स बाद अराउंड 1980 के अंदर ही हम उसकी मदद से सैटर्न की फोटोज़ वगैरह देख पाए थे। और उस बीच में उसने बहुत सारे मून्स वगैरह जो कि अननोन थे उनको भी डिस्कवर किया था और उनकी फ़ोटोज़ वगैरह हमें भेजी थी। तो वॉयेजर 1 उस समय का काफ़ी एडवांस सैटेलाइट बोल सकते हैं या फिर स्पेस प्रोब बोल सकते हैं था। सैटर्न पे अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद वॉयेजर 1 का जो ओरिजिनल टास्क था जिसलिए वो लॉन्च किया गया था, तो वो तो पूरा हो चुका था। तो उसके बाद वो निकल चुका था एम्प्टीनेस ऑफ यूनिवर्स के तरफ, यानी बाहर एकदम स्पेस की तरफ, बाहर की तरफ वो चलता गया। और अराउंड जब वो अर्थ से 4 बिलियन माइल्स की दूरी पे था, तब नासा ने उसका कैमरा सन की तरफ फेस कर दिया और 1990 के अंदर उसने एक फोटोग्राफ भेजी, लास्ट फोटोग्राफ,
जो कि थी कंप्लीट यूनिवर्स की, जिसमें ऑलमोस्ट सारे हमारे जितने भी प्लैनेट्स वगैरह थे वो आ रही थी, और इसको हम कह सकते हैं सेल्फी ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आप सोचो कितनी बड़ी चीज़ है कि लाइक इतनी दूर जाके उसने हमारी सब सारे प्लैनेट्स की एक साथ फ़ोटो खींची थी। फोटो भले छोटे छोटे टुकड़ों में थी, बट एक साथ किसी ऑब्जेक्ट ने ऐसा कभी नहीं किया था। 2012 में वॉयेजर 1 ने क्रॉस कर लिया था थ्रेशोल्ड ऑफ द इंटरस्टेलर स्पेस, यानी वो बन गया था सबसे फार्देस्ट ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन मेड था फ्रॉम द अर्थ। The Voyager 1 was made to last only 5 years to complete its mission, but till today, आज की तारीख में भी वो हमारे लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है, और वो अप्रॉक्स अभी 14 बिलियन माइल्स अवे है हमारी धरती से, या फिर जिसको मैं किलोमीटर्स में बताऊं तो 2200 करोड़ किलोमीटर्स दूर है अभी वो हमसे, और वो अभी भी दूर जाता जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 38,000 माइल्स पर आवर, या किलोमीटर्स में बताऊं तो अप्रॉक्स 61,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से वो हमसे दूर जाता जा रहा है। कहाँ पे? एम्प्टीनेस ऑफ स्पेस के अंदर। और अभी भी आप नासा की वेबसाइट पे इसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हो कि कितना दूर ये गया है, क्या इसकी स्पीड वगैरह है इस गिवन लिंक पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग थिंग इन द स्पेस, दैट इज द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और वी कॉल एज ISS। ISS बना था 15 कंट्रीज के कोलैबोरेशन से, और उन्होंने अपने अपने छोटे छोटे मॉड्यूल्स लॉन्च किए थे, और उन सबको असेंबल किया गया था स्पेस के अंदर ही। जो फर्स्ट स्पेस का जो मॉड्यूल लॉन्च हुआ था ISS का, दैट वाज द जायरस, एंड ये 1998 के अंदर लॉन्च किया गया था। एंड ISS का जो पूरा कंस्ट्रक्शन था वो फिनिश हुआ था 2011 के अंदर। तो यहाँ पे जो भी आप समझते हो कि लाइक अगर आपको रोबोटिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप सोचो कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये टास्क रहा होगा। यहाँ पे रोबोटिक्स के जो हैंड होते हैं, रोबोटिक हैंड्स, इन्होंने बहुत हेल्प की हमारे रोबोटिक्स के अंदर, ताकि हम जो भी पार्ट्स हमारे स्पेस में आते हैं उनको हम करेक्ट पोजीशन पे कनेक्ट कर सकें। तो ISS बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे स्पेस रिसर्च का एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहाँ पे हमको पूरा वो एनवायरनमेंट मिलता है जो कि हम स्पेस रिसर्च में काम ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे नॉन ग्रेविटी लाइक एंड वो पूरा एनवायरनमेंट बनाना अभी तक इतना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो जो भी स्पेस रिलेटेड रिसर्चेज होते हैं वहाँ जाके बहुत इजीली कर पाते हैं एज कम्पेयर टू अर्थ। एंड फॉर द फाइनल पार्ट ऑफ दिस स्पीच, लेट्स टॉक अबाउट SpaceX। SpaceX एज यू नो इज ओन्ड बाय एलन मस्क, एंड SpaceX ने जो हमारी स्पेस रेस थी उसमें एक बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है, जो कि है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। क्योंकि अभी तक जितनी भी स्पेस में लॉन्चेस वगैरह किए गए हैं, दैट वर टू कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होते थे और सब अफोर्ड नहीं कर पाते थे इतने क्विक लॉन्चेस। SpaceX ने क्या किया, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाए, क्योंकि रॉकेट्स जब भी आज से पहले क्या होते थे, स्पेस में लॉन्च होते थे, तो देन दे वर लाइक ऑलमोस्ट डैमेज्ड, एंड उनको पूरा का पूरा नया ही बनाना पड़ता था ऑलमोस्ट टू रीयूज। लेकिन SpaceX ने क्या किया, सेल्फ लैंडिंग रॉकेट्स बनाए, यानी वो जो रॉकेट जो स्पेस में छोड़ते हैं वापस ऑटोमेटिकली जो उनके गिवन लोकेशन होती है उस पर लैंड हो जाता है। वो लैंड पे भी हो सकते हैं, या फिर लाइक ड्रोन शिप्स पे भी हो सकते हैं, या शिप्स जिनको हम बोलते हैं उन पे भी लैंड हो सकते हैं। एंड आप सोचो वो आराम से लैंड हो गए हैं तो डैमेज नहीं हुए तो हम उनको बहुत इजीली रीयूज कर सकते हैं, जो कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ला सकती है। एंड इसकी मदद से एलन मस्क के जो फ्यूचर प्लान्स है उसमें इंक्लूड करता है जो कि है कॉमर्शियल स्पेस ट्रैवल, यानी आपके जैसे मेरे जैसे लोग कुछ पैसे देके लाइक टिकट खरीदते हैं हम ट्रेन के, बस के, उस तरह से स्पेस का टिकट खरीद के हम स्पेस विजिट कर सकते हैं। अभी इतना पास नहीं है, बट आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हो जाएगी, क्योंकि स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट रिड्यूस करते जा रहे हैं। ऑल्सो इंटरनेट की इंपॉर्टेंस तो हमको पता ही है कि हम डेली लाइफ में कितना इंटरनेट पर डिपेंडेंट है, कितना यूज़ करते हैं, बट हर जगह पे इंटरनेट इतना एक्सेसिबल नहीं है। लाइक कोई माउंटेन एरियाज है या कोई ऐसा ओशन लाइक एरियाज है, वहाँ पे टावर्स इंस्टॉल करना इतना ईजी नहीं होता, इसलिए वहाँ इंटरनेट इतना सही नहीं होता, या तो बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं होता, या बहुत सारे एरियाज में बहुत स्लो इंटरनेट अवेलेबल होता है। तो इसीलिए एलन मस्क का एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं स्टारलिंक प्रोजेक्ट। इसमें ये क्या करने वाले, 12,000 जो कि सैटेलाइट्स है, जो कि इंटरनेट से रिलेटेड सैटेलाइट्स होगी, वो हमारे स्पेस में लॉन्च की जाएगी, और वो पूरे अर्थ के चारों तरफ एक मैश बना लेगी, एंड उसकी मदद से पूरी अर्थ पे हर एरिया में इंटरनेट अवेलेबल होगा, और बहुत फास्ट इंटरनेट अवेलेबल होगा। बट अभी ये थोड़ा सा लाइक टाइम लगेगा आने में। अभी तक इन्होंने सिर्फ 600 सैटेलाइट्स लॉन्च की है, और आने वाले मंथ्स में बहुत सारी लॉन्च करते रहेंगे ये, और अभी इनकी टेस्टिंग भी चालू हो गई है, बट अभी परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट इतना नहीं आया लाइक। बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे और सैटेलाइट्स लॉन्च होगी, पूरा कवरेज इनका बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे लिए इंटरनेट एक्सेस करना बहुत ईजी, चीप और फास्ट हो जाएगा। तो मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगा यही कहने के साथ कि लाइक स्पेस टेक्नोलॉजीज हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत फैसिनेटिंग भी है। लाइक आपको इनको देख के बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, तो अगर आपको भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो आप इन पे रिसर्च कर सकते हैं, आप इनमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अभी देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर। यहाँ पे इतना कुछ है आउटर स्पेस में, इतनी सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, तो आप चाहो तो इन चीज़ों में एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो।
तो दैट इज़ माई टाइम। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाकी थैंक यू।